वांग जियान 25 वर्ष, बीजिंग, चीन। वे असेंबली ऑफ द फैंटम के मुख्य सदस्य थे। चीन की सरकार से उसके संबंध मजबूत हो गए थे, इसलिए उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया में एक महामारी फैल गई और वांग जियान भी उस जानलेवा वायरस की चपेट में आ गया। अपनी जान गंवाने से पहले वह 1 महीने तक इमरजेंसी वार्ड में रहा। मृत्यु, यह एक ऐसी घटना है जिससे सभी प्राणी सहज रूप से डरते हैं। मृत्यु के भय के कारण ही उनमें जीवित रहने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। मृत्यु से डरने का कारण सरल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होगा। क्या उनकी आत्मा नष्ट हो जाती है? क्या वे ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं? या उनका पुनर्जन्म होता है? क्या वे अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में जाते हैं? सब कुछ अज्ञात है। अज्ञात का भय ही सभी प्राणियों को मृत्यु से भयभीत करता है। वांग जियान भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिन्हें मौत का डर था। उन्होंने बचने के लिए हर तरह के तरीके आजमाए। उन्होंने अपना ज़्यादातर पैसा इलाज पर खर्च कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से इसे उनकी अपरिहार्य मृत्यु में और देरी ही हुई। हालांकि मरने के बाद भी वांग जियान को बेचैनी का एहसास हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और तेज रोशनी से अंधा हो गया। वांग जियान ने सहज ही अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसने फिर कोशिश की, लेकिन वांग जियान ने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलीं। बहुत जल्द ही उसकी दृष्टि तेज रोशनी के अनुकूल हो गई और वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। वांग जियान ने चारों ओर देखा और पाया कि वह भूरे पत्थरों और तख्तों से बने एक बड़े कमरे में था। बिना एयर कंडीशनर के भी कमरा काफ़ी ठंडा लग रहा था। छत पर एक छोटी सी खिड़की थी जिससे कमरे में रोशनी आती थी। ये कौन सी जगह है? वांग जियान ने सोचा। इसी दौरान उसके सिर में तेज दर्द हुआ। इस तेज दर्द के साथ कई विदेशी यादें भी थीं। वांग जियान हैरान था क्योंकि उसे उन यादों को देखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। नहीं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि उन यादों को अनुभव करने के लिए। 20 सेकंड में वांग जियान को 20 साल की यादें ताज़ा हो गईं। मैं दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। लेकिन ये क्या है? वांग जियान मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं सका। उसका उत्तेजित होना स्वाभाविक ही था। उसके पास जो शरीर था वह शाश्वत रहस्यमय साम्राज्य के 7वें राजकुमार का था। उसका नाम भी वांग जियान था। वांग जियान एक आकर्षक युवक था जिसके नैन नक्श बेहद आकर्षक थे। उसके चांदी जैसे बाल एक अनोखा और मनमोहक रूप थे जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी नीली आंखें समुद्र की तरह चमकती थीं और उसके तीक्ष्ण दिमाग को दर्शाती थीं। उसकी उभरी हुई जबड़े की रेखा और सीधी नाक उसके आकर्षक रूप को और निखारती थी, जिससे वह भीड़ से अलग दिखता था। उसके चारों ओर एक करिश्माई आभा थी और उसका आत्मविश्वासी व्यवहार उसकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। हालांकि इस वांग जियान में कोई खास प्रतिभा नहीं थी और वह अक्सर राजधानी में उपद्रव मचाता रहता था। कई बार तो वांग जियान ने 2 प्रतिष्ठित संप्रदायों के प्रमुख बुजुर्गों को भी नाराज कर दिया था। इस प्रकार सम्राट ने वांग जियान को अनंत रहस्यमय साम्राज्य के बाहरी इलाके में निर्वासित कर दिया। हालांकि वांग जियान ने अपने रुतबे का इस्तेमाल इस इलाके का स्थानीय अधिपति बनने के लिए किया। उसने हर तरह के अत्याचार किए, जैसे जो भी उसे नाराज करता उसे मार डालना, सुंदरियों को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करना, रिश्वत लेना और यहाँ तक कि अपने नागरिकों की संपत्ति भी जब्त कर लेना। स्थानीय सेना और डाकुओं ने वांग जियान का साथ दिया और उसका पीछा करके अपार धन कमाया। उन्होंने किसी को भी क्षेत्र छोड़कर सम्राट से शिकायत करने से रोका। खैर, 1 या 2 लोग तो फिर भी उनकी जांच से बच जाएंगे, लेकिन वांग जियान की मां राजधानी में उन लोगों से निपटेगी। वे सभी वांग जियान की तानाशाही के आदी हो चुके थे क्योंकि राजधानी से कोई सहायता नहीं आती थी। अभी 1 महीने पहले वांग जियान शहर में घूमते हुए एक सुंदरी से मिला। उसने तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। तभी लगभग 16 साल का एक युवक आगे आया और अपने आदमियों से भिड़ गया। उसके पास कोई साधना तो नहीं थी, पर उसकी चाल ढाल काफ़ी परिष्कृत लग रही थी। फिर भी इस युवक के लिए 3 असाध्य साधकों से युद्ध करना असंभव था। थकान के कारण उसकी गति धीमी हो गई थी और उसे बार बार प्रहार झेलना पड़ रहा था। तभी उस युवक के बगल में खड़ी सुंदरी वांग जियान के पास आए और उससे विनती की कि वह उसकी दोस्त को न मारे। उसने बदले में कुछ भी करने का वादा किया। ये वादा सुनते ही वांग जियान के चेहरे पर एक मनहूस मुस्कान आ गई। उसने उस सुंदरी की ठुड्डी को धीरे से पकड़ा और बोला, बहुत अच्छा। अगर तुम मेरी दासी बनोगी तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। तुम्हें उससे सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, सुंदरी ने कमजोरी से जवाब दिया। वांग जियान जल्द ही उस सुंदरी को लेकर चला गया। स्वाभाविक रूप से वह उस युवक को गुप्त रूप से मारने के लिए कुछ हत्यारे भेजना नहीं भूला। हालांकि यह अजीब बात थी कि उसके हत्यारे वापस नहीं लौटे। वांग जियान ने मामले की जांच करने की कोशिश की और जल्द ही पता चला कि युवक का शव भी गायब हो गया था। कुछ समय तक तलाश करने के बाद उसने उस युवक को छोड़ दिया। उसकी रुचि उस युवा सुंदरी में अधिक थी। उसका नाम सू जियान है। इससे पहले कि वांग जियान उस पर जबरदस्ती कर पाता, उसके एक सलाहकार ने कहा, श्रीमान, इस महिला के पास जन्मजात ऊर्जा वाहिका है। इसका मतलब है कि जो कोई भी उसका शरीर लेगा वह उसकी सारी साधना और प्रतिभा को ग्रहण कर सकता है। अगर आप अभी उसका शरीर ले लेंगे तो ये बेकार होगा। वांग जियान ये स्पष्टीकरण सुनकर रुक गया और पूछा, आपका क्या मतलब है? उनके सलाहकार बोले, महामहिम, ये सबसे अच्छा होगा कि हम उसे आत्मिक क्षेत्र तक पहुंचा दें, इससे पहले कि आप उसका शरीर लेकर उसकी सारी साधना और प्रतिभा को अवशोषित कर लें।
इस विधि के माध्यम से आप तुरंत आत्मिक क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकते हैं या यहाँ तक कि मूल क्षेत्र तक भी पहुंच सकते हैं। वांग जियान इस विचार से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसकी साधना प्रतिभा औसत दर्जे की थी, इसलिए मूल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उसे अपार संसाधनों और असाधारण साधना तकनीक की आवश्यकता थी। 10 वर्षों से अधिक समय तक साधना करने के बाद भी वांग जियान की साधना मुश्किल से ही आत्मिक क्षेत्र को पार कर पाए। इस बीच उसके भाई बहन उससे कम संसाधनों का उपयोग करते हुए मूल क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि उसके छोटे भाई बहन भी उससे कहीं आगे निकल गए थे। इस प्रकार वांग जियान को शाश्वत रहस्यमय साम्राज्य के शाही परिवार में कूड़ा समझा जाता था, और यही एक कारण था कि सम्राट उसे पसंद नहीं करते थे। यह अच्छी बात थी कि उसकी मां सम्राट की प्रिय उपपत्नियों में से एक थी, अन्यथा वांग जियान की हालत और भी खराब होती। किसी भी स्थिति में वांग जियान ने सू जियान पर जबरदस्ती करने से पहले इंतजार करने का फैसला किया। इस बीच सू शियान को कड़ी निगरानी में साधना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 मूल क्षेत्र के योद्धा उस पर कड़ी नजर रख रहे थे। अभी एक हफ्ते पहले सू जियान के बचपन के दोस्त की खबर आई। उसका नाम लिन फेंग है और उसे आखिरी बार वांग जियान के इलाके में आदिवासियों से मिलते हुए देखा गया था। ये जनजातियां जंगलों में रहती थीं और गुरिल्ला युद्ध के जरिए वांग जियान के अधीनस्थों का कत्लेआम करती थीं। वे ही एकमात्र जनजातियां थीं जिन्होंने इस क्षेत्र में वांग जियान के शासन का विरोध करने का साहस किया था। लिन फेंग की साधना पहले ही आत्मिक क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी, जबकि उनकी युद्ध क्षमता मूल क्षेत्र के साधक को भी टक्कर दे सकती थी। उसकी तीव्र साधना ने वांग जियान और उसके अधीनस्थों को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्होंने किसी भी कीमत पर लिन फेंग को मारने का मन बना लिया। दुर्भाग्य से लिन फेंग को मारने के उनके प्रयास विफल हो गए और उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। और आज जब वांग जियान सो रहा था, एक और आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वांग जियान के शरीर की मूल आत्मा ने विरोध किया, लेकिन किसी कारण से उसे जल्दी ही निगल लिया गया। वांग जियान अपनी वर्तमान स्थिति को समझकर अवाक रह गया। ये कैसी स्थिति है? अगर यही चलता रहा तो मैं एक नायक से लड़ूंगा। वांग जियान जानता था कि इसका क्या मतलब है। वह नायक के लिए एक कदम होगा और उसे शांत रहने में मदद करेगा। वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं चाहता था। जैसे ही वह इस स्थिति से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, उसने अपने दिमाग में एक यांत्रिक आवाज सुनी। आत्माओं का विलय पूर्ण हो गया है। वह कौन था? वांग जियान ने ऊंची आवाज में पूछा। नमस्कार गुरुदेव, मैं आपकी आत्मा का एक अंश हूँ। दिलचस्प, वांग जियान बुदबुदाया। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मास्टर, मैं भाग्य बिंदुओं का उपयोग करके आपको अधिक कौशल विकसित करने और सीखने में मदद कर सकता हूँ। ये वर्णन सुनते ही वांग जियान की भौहें तन गईं। उसे लगा कि यह किसी सिस्टम जैसा ही है। चलो इसे आजमाते हैं। मेरी स्थिति प्रदर्शित करें। हाँ मास्टर। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नाम वांग जियान। आयु 20 वर्ष। भाग्य अंक 100। साधना आत्मिक क्षेत्र का प्रथम चरण। कौशल मूल मुट्ठी, विनाश की किरण और रहस्यवादी बल। रक्तरेखा शैतान रक्त निष्क्रिय। शारीरिक बनावट अराजक यांग शरीर निष्क्रिय। आत्मा डार्क स्पिरिट वाइपर 3 स्टार स्पिरिट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वांग जियान ने अपनी स्टेटस स्क्रीन देखते ही आह भरी। इस संसार में साधना के 9 स्तर थे। सच्चा क्षेत्र, आत्मा क्षेत्र, मूल क्षेत्र, प्रभु क्षेत्र, राजा क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र, संत क्षेत्र, अमर क्षेत्र, पारलौकिक क्षेत्र। अनंत रहस्यमय साम्राज्य में केवल कुछ ही सम्राट क्षेत्र साधक हैं और वे सभी शाही परिवार के लिए काम करते थे। वांग जियान के पिता सम्राट भी सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। इस जगत में सभी साधक सच्चे लोक से साधना प्रारंभ करते हैं। वे अपनी सच्ची ची का विकास करते हैं और धीरे धीरे उसे इसी लोक में सुदृढ़ करते हैं। आत्मिक लोक में पहुंचने के बाद वे अपनी आत्मा को जागृत करते हैं। जिस आत्मा को वे जागृत करते हैं वह उनकी आत्मा का आकार होती है। ये किसी जानवर या औजार के रूप में आत्मा हो सकती है। इस प्रकार आत्मिक लोक में पहुंचने के बाद साधक अपनी साधना तकनीक को अपनी आत्मा के अनुरूप बदल लेता है। दुर्भाग्यवश वांग जियान को शाही महल से निर्वासित कर दिया गया और वह आत्मा क्षेत्र में पहुंच गया। वह अब शाही महल में अपनी आत्मा के अनुकूल शानदार साधना तकनीकों की तलाश नहीं कर सकता था। दरअसल वांग जियान अपनी मां से एक साधना तकनीक भेजने का अनुरोध कर सकता था। सम्राट से छिपाकर साधना तकनीक भेजना उसकी मां के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता, लेकिन वह ऐसा कर सकती थी। हालांकि वांग जियान ने ये जोखिम नहीं उठाया। वह जानता था कि उसकी आत्मा कुछ खास प्रभावशाली नहीं थी। वह सिर्फ एक 3 सितारा आत्मा थी और उसमें ज्यादा क्षमता नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी मां इतने छोटे से काम के लिए खुद को जोखिम में डाले। सिस्टम डेस्टिनी पॉइंट्स क्या होते हैं? मैं इन्हें कैसे कमाऊं? वांग जियान ने स्टेटस स्क्रीन पर यह श्रेणी देखते ही पूछा। गुरुजी, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति विश्वसार के एक अंश के साथ जन्म लेता है। यही विश्वसार उसके भाग्य का निर्धारण करता है। हालांकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो विश्वसार के एक विशेष अंश के साथ जन्म लेते हैं। वे नायक, नायिका, अधीनस्थ और खलनायक हो सकते हैं। भाग्य अंक अर्जित करने के लिए गुरु को इन महान भविष्यवाणियों वाले व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करना होगा। इस विधि से आप उनका भाग्य नष्ट कर सकते हैं। एक बार उनका भाग्य समाप्त हो जाने पर उन्हें संसार का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। यह विवरण सुनकर वांग जियान की भौहें तन गईं। क्या ये प्रणाली मुझे किसी नायक के विरुद्ध लड़ाई करने का सुझाव दे रही है? भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करने से आपका क्या मतलब है? क्या यह नकारात्मक होना चाहिए?
वांग जियान ने पूछा। भावना का प्रकार मायने नहीं रखता, बस ज़रूरत इतनी है कि वह काफ़ी तीव्र हो। वांग जियान यह विवरण सुनकर संतुष्ट हो गया। अगर उसे सभी नायिकाओं को मारने के लिए मजबूर किया गया तो यह अफसोस की बात होगी। वांग जियान ने अचानक आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं, क्योंकि यह विचार उसके दिमाग में आया था। दिलचस्प है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं किसी औरत के खिलाफ कदम उठाने में इतना हिचकिचाऊंगा। क्या यह मेरी आत्मा का इस बदचलन लड़के के साथ मिल जाने का असर है? खैर, जब तक यह मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता तब तक तो ठीक ही रहेगा। डेस्टिनी पॉइंट से आप असल में क्या कर सकते हैं? वांग जियान ने पूछा। अगर उसे किसी नायक के खिलाफ लड़ना था तो उसे ठीक ठीक पता होना चाहिए था कि वह क्या करने में सक्षम है। डेस्टिनी पॉइंट्स का उपयोग करके ये प्रणाली गुरु को कौशल सीखने और निपुणता प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। गुरु के शरीर और वंश को सक्रिय या रूपांतरित कर सकती है। गुरु की साधना बढ़ा सकती है। आत्माओं का मिश्रण कर सकती है। जड़ी बूटियां मिला सकती है। जहर बना सकती है। विरोधियों का विश्लेषण कर सकती है। सिस्टम शॉप में क्या है? और शुरुआती पैकेज भी खोलो। मुझे उसे देखने दो, वांग जियान बोला। एक उत्साही उपन्यास पाठक होने के नाते वांग जियान सिस्टम के मूल गुणों से परिचित थे। उन्हें पता था कि हर सिस्टम के लिए एक सिस्टम मॉल या एक दुकान होती है। वे शुरुआती लोगों के लिए एक पैकेज भी उपलब्ध कराते थे। मास्टर, कोई सिस्टम शॉप या शुरुआती पैकेज नहीं है। ये बात सुनते ही वांग जियान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे ये कोई घोटाला हो। गुरुजी, ये प्रणाली आपकी आत्मा का एक हिस्सा है। मेरी योग्यताएं केवल आपकी क्षमता को साकार करने में आपकी मदद कर सकती हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो आपकी क्षमता से परे हो। वांग जियान की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी क्षमता? उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टम की क्षमताएं उनकी क्षमता से संबंधित होंगी। वांग जियान इस प्रणाली का उपयोग कैसे करना चाहिए, इस बारे में विचार करते हुए गहरी सोच में पड़ गया। बहुत जल्द उसके दिमाग में एक चालाक योजना सूझी। अगर पिछली दुनिया के उसके प्रतिद्वंद्वी वांग जियान के हाव भाव देखते तो उनके चेहरे का रंग तुरंत पीला पड़ जाता। वे जानते थे कि इस हाव भाव का मतलब था कि वह किसी को बुरी तरह धोखा देने वाला है। वांग जियान ने सू जियान से मिलने का फैसला किया। इस समय वह वांग जियान के भवन के भीतर एक बड़े हॉल में साधना कर रही थी। हालांकि उसने 1 महीने पहले ही साधना शुरू की थी, वह पहले ही सच्चे क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंच चुकी थी। स्वाभाविक रूप से ये सब इसलिए था क्योंकि वांग जियान ने उसकी साधना की गति बढ़ाने के लिए उसे कई संसाधन प्रदान किए थे ताकि वह जल्दी से उसके साथ रात बिता सके और उसकी साधना और प्रतिभा प्राप्त कर सके। सू जियान को वांग जियान से गहरी नफरत थी। वह उसे मार डालना चाहती थी। हालांकि उसने अपनी यह इच्छा अपने दिल में ही दबा रखी थी। उसने वांग जियान के सलाहकार की बातें सुनी थीं और अपने मन में एक योजना बना ली थी। वह वांग जियान की दासी होने का नाटक करती और जब वह उसके साथ रात बिताने आता तो उस पर हमला कर देती। वह उसका बधियाकरण कर देती और उसे फिर किसी युवती की जिंदगी बर्बाद करने से रोकती। वांग जियान की हत्या के बाद सू जियान ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की योजना बनाई। और अगर वह भाग नहीं पाए तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसकी योजना अच्छी थी। दुर्भाग्य से वांग जियान के शरीर का मालिक बदल गया था। जब वांग जियान ने सू जियान की तरफ देखा तो उसे एक बेहद खूबसूरत 17 साल की लड़की दिखाई दी, जिसके लंबे गहरे काले बाल उसकी पीठ पर लहराते हुए लहरा रहे थे। उसकी मनमोहक चॉकलेटी भूरी आंखें गहरी और मनमोहक थीं, जो रहस्य और कौतूहल का भाव बिखेर रही थीं। लेकिन उसकी प्रभावशाली छाती अक्सर लोगों को अवाक कर देती थी, एक ऐसा मनमोहक दृश्य जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। उसकी त्वचा गोरी थी और उसका शरीर पतला और सुडौल था, जिसमें सभी जगह वक्र थे जो उसे एक आकर्षक और कामुक आभा प्रदान कर रहे थे। अपनी नज़रें नीचे करके उसने देखा कि सांस लेते हुए उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी उभरी हुई छाती मानो वांग जियान को कोई अपराध करने के लिए उकसा रही थी। गहरी सांस लेते हुए वांग जियान शांत हुआ। एक पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति के रूप में उसने सोचा, पृथ्वी पर वह एक प्रभावशाली व्यक्ति होती जिसके प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक होती। दुर्भाग्य से वह इस दुनिया में है जहां सुंदरता गौण है जबकि शक्ति और प्रतिष्ठा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी आंखें खोलो, सू जियान, वांग जियान ने आज्ञाकारी स्वर में आदेश दिया। सू जियान यह आवाज़ सुनकर चौंक गई। जब तक वांग जियान बोला नहीं था उसे उसका आभास भी नहीं हुआ था। उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि वांग जियान उसके सामने खड़ा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह स्वाभाविक रूप से चौंक गई। पिछले 1 महीने से वांग जियान ने इस बात का ध्यान रखा था कि सू जियान की साधना में कोई खलल न पड़े। सू जियान ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग जियान उसके साथ सोना चाहता था और जितनी जल्दी हो सके उसकी साधना चुराना चाहता था। यह मेरी हवेली है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ, वांग जियान ने सू जियान के पास पहुँचते हुए बेपरवाही से कहा। सू जियान सहज रूप से पीछे हट गई और बोली, उसकी आवाज़ भय और क्रोध से कांप रही थी। तुम मेरी साधना में बाधा डाल रहे हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यथाशीघ्र आत्मिक लोक तक पहुँच जाऊँ? वांग जियान मुस्कुराया और उसने धीरे से सू जियान के गाल पर अपनी हथेली रखी और उसे सहलाया। उसने कहा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम्हें मेरे साथ सोने की इतनी जल्दी है। अगर ऐसा है तो हम अभी कर सकते हैं। हालांकि यह बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन मैं इसे सहन कर सकता हूँ। क्या ये तो हास्यास्पद है। बधाई हो मेज़बान, आपने नायिका सू जियान को सफलतापूर्वक डरा दिया है। आपको 10 भाग्य अंक प्राप्त हुए हैं।
यह आवाज़ सुनकर वांग जियान मन ही मन मुस्कुराया। उसकी रणनीति काम कर सकती थी। सू जियान की आंखों से पता चल रहा था कि वह वांग जियान को मारने के लिए कुछ भी कर सकती है। वांग जियान ने उसे देखते हुए कहा, अब से तुम्हें अपनी साधना रोकनी होगी और मेरी सेवा करनी होगी। मैंने तुम्हें नौकरानी के रूप में भर्ती किया था, लेकिन तुमने मुझे एक कप चाय भी नहीं दी। क्या ये बर्बादी नहीं है? उनका स्वर जोरदार था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह शिकायत सुनने के मूड में नहीं है। उसके पास बहुत कम समय था, इसलिए उसे इसका पूरा उपयोग करना था। इस बीच सू जियान इस आदेश से हिल गई। वांग जियान को सजा दिलाने की उसकी योजना बर्बाद हो गई। वांग जियान ने अपना सिर घुमाया और हॉल से बाहर चला गया। जल्द ही एक नौकरानी हॉल में प्रकट हुई और सू जियान को नौकरानी के रूप में उसके कर्तव्यों का मार्गदर्शन करने लगी। सू जियान को बहुत अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि उसे ये काम सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। नौकरानी स्वाभाविक रूप से सू जियान को सिखाते समय नर्म नहीं थी। उसने सू जियान को एक दो थप्पड़ भी जड़ दिए। इस बीच वांग जियान खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि उसे सिस्टम से डेस्टिनी पॉइंट अर्जित करने के बारे में कई सूचनाएं मिलीं। 2 घंटे के भीतर वांग जियान के भाग्य अंक 200 तक पहुंच गए। मुझे अपना उत्साह बढ़ाने के लिए कितने अंक चाहिए? वांग जियान ने ऊंची आवाज में पूछा। आपकी आत्मा को 4 सितारा आत्मा में विकसित करने के लिए 1000 अंक आवश्यक हैं। वांग जियान ने ठंडी सांस ली। उसने सोचा भी नहीं था कि अपनी आत्मा को विकसित करना इतना महंगा पड़ेगा। यह अच्छी बात है कि वांग जियान के पास सू जियान बंदी थी। वह उससे और भी भाग्य अंक हासिल कर सकता था और लिन फैंग के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकता था। वांग जियान ने पहले ही इन व्यक्तियों के साथ अपने संपर्क के संबंध में व्यवस्था पर सवाल उठाया था। सिस्टम ने विस्तृत प्रतिक्रिया दी। ये तब तक ठीक रहेगा जब तक गुरु हत्या का इरादा नहीं दिखाते या अपनी सीमा से आगे बढ़कर अपनी जान की कीमत पर आपको मारने पर आमादा नहीं हो जाते। यह एक ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा और विश्व का सार तुरंत उनकी रक्षा के लिए कुछ करेगा। आपको उनकी कृपा को बहुत कम करना होगा ताकि वे विश्व के सार की सुरक्षा खो दें। यह विस्तृत विवरण ही मुख्य कारण था जिसके कारण वांग जियान ने पहले सू जियान के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। वह जानता था कि सू जियान तब तक सहन करना पसंद करेगी जब तक वह वास्तव में उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता या लिन फैंग को नहीं मारता। इससे उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ गईं। वांग जियान ने अपने अधीनस्थों को इन जनजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया था। इन जनजातियों के नेता और उनके सदस्य, उनके अधीनस्थों ने तुरंत इन जनजातियों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। लश स्ट्रीम टिम्बरलैंड में 3 जनजातियां थीं। नाइट डैगर कबीला, क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स, चमत्कारी देवदूत जनजाति। इन जनजातियों के नाम सुनकर वांग जियान अनुमान लगा सका कि क्या हुआ था। हालांकि वांग जियान ने महसूस किया कि विस्तृत जानकारी प्राप्त करना विवेकपूर्ण होगा। इस प्रकार उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को एकत्रित किया। सर, इस मुलाकात का क्या कारण है? वांग जियान के एक वफादार सलाहकार ने पूछा। उसका नाम जीवान है। उसकी उम्र 50 पार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह किसी अधेड़ उम्र के आदमी से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। वांग जियान के दरबार में उनका बहुत प्रभाव है और पूर्व वांग जियान आमतौर पर जीवान की सलाह पर काम करते थे। सू जियान को साधना कराने का विचार जीवान ने ही दिया था। उन विद्रोही जनजातियों के योद्धाओं को पकड़ लो, वांग जियान ने आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह ... महोदय, क्या ये बुरा नहीं होगा यदि हम इन जनजातियों के सदस्यों को पकड़ लें? हमने कई कर्मियों को खो दिया है और अभी तक अतिरिक्त बल नहीं पहुंचा है, जीवान ने सुझाव दिया। वांग जियान के दरबार में अधिकांश लोग जीवान के सुझाव से सहमत थे। ये सही है मिलॉर्ड। सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन जनजातियों के खिलाफ जल्दबाजी में कार्रवाई करना एक बड़ी भूल होगी। जब अतिरिक्त बल आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जनजातियां विद्रोह की योजना बना रही हैं और उन सभी का तुरंत वध करने के लिए उन बलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर वांग जियान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ऊपरी तौर पर यह एक अद्भुत योजना लग रही थी। हालांकि वांग जियान जानता था कि लिन फैंग जल्द ही उन पर हमला करेगा। जब तक अतिरिक्त सैनिक पहुंचेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वांग जियान को उससे पहले एक बारीक रणनीति बनानी होगी और लिन फैंग के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल किए बिना ऐसा करना नामुमकिन था। उद्धरण चिन्ह ... अपने सभी संपर्कों का उपयोग करें। दिन के अंत तक मुझे इस हवेली में प्रत्येक जनजाति का एक सदस्य चाहिए, वांग जियान ने दबंगई से आदेश दिया। वह एक दबंग आभा छोड़ते हुए हॉल से चले गए। उनके सलाहकार इतना बड़ा बदलाव देखकर हैरान रह गए। इस आदेश का पालन करने के लिए हॉल से बाहर निकलते समय उनके चेहरे पर लाचारी थी। सौभाग्य से ये काम इतना चुनौतीपूर्ण नहीं था। उनमें से प्रत्येक के जेंगुआन क्षेत्र में कई संपर्क थे। उन्होंने जनजातियों के 9 योद्धाओं को बंदी बना लिया। प्रत्येक जनजाति से 3 योद्धा थे। वांग जियान ने अपने अधीनस्थों को इन सदस्यों से गहन पूछताछ करने और जनजातियों के बारे में जानकारी हासिल करने का आदेश दिया। दिन के अंत तक वांग जियान के हाथों में 3 मोटी फाइलें थीं जिनमें उसकी जरूरत की सारी जानकारी थी। ऐसा लगता है कि मिरेकल एंजल जनजाति के कुछ योद्धाओं ने वांग जियान के योद्धाओं द्वारा लिन फैंग को बेरहमी से पीटते हुए ये दृश्य देखा था। मिरेकल एंजल जनजाति के योद्धाओं में एक युवती भी थी जो जनजाति के नेता की इकलौती बेटी थी। उसे लिन फैंग पर बहुत दया आई और उसने उसे बचाने की इच्छा जताई। वांग जियान के चले जाने के बाद, सू जियान को अपने साथ ले जाने के बाद, ये योद्धा तुरंत लिन फैंग के पास पहुंचे और उसे अपने ठिकाने पर ले गए और उसका इलाज किया। वांग जियान के आदमी जल्द ही लिन फैंग को चुपचाप मारने के लिए पहुंच गए।
इन योद्धाओं ने तुरंत इन हत्यारों को मार डाला और भाग गए। वे अपने ठिकाने की ओर जा रहे थे। अपने ठिकाने में चमत्कारी एंजल जनजाति ने लिन फैंग को ठीक करने के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। हालांकि इन जड़ी बूटियों ने मानो कुछ चमत्कार कर दिया हो, क्योंकि लिन फैंग का शरीर चमकने लगा। ये चमक जल्द ही गायब हो गई, लेकिन चमत्कारी देवदूत जनजाति के बुजुर्गों ने लिन फैंग से एक बहुत ही महान और राजसी आभा का अनुभव किया। उन्हें जल्द ही पता चला कि लिन फैंग के पास वास्तव में पवित्र प्रकाश काया थी। चमत्कारी देवदूत जनजाति एक छोटा सा समुदाय है जो प्रकाश देवता को अपना देवता मानता है। प्रकाश तत्व धारण करने वाले सभी योद्धाओं को प्रकाश देवता का आशीर्वाद प्राप्त माना जाता है। इस बीच लिन फैंग के पास वास्तव में पवित्र प्रकाश काया थी। इसका मतलब था कि वह एक पवित्र पुत्र था। चमत्कारी देवदूत जनजाति के नेता हान लेई ने तुरंत ये जानकारी पूरे कबीले को प्रसारित कर दी। इस प्रकार लिन फैंग की प्रतिष्ठा चमत्कार एंजल जनजाति में तेजी से बढ़ी। बहुत जल्द इस जनजाति के सभी संसाधन लिन फैंग के लिए सुलभ हो गए। इससे लिन फैंग तेजी से आगे बढ़ा। नेता ने अपनी बेटी की सगाई भी लिन फैंग से कर दी। उसका नाम हान शीफेंग है। उसके अंदर सबसे शुद्ध देवदूत वंश था। उसका प्रकाश तत्व सबसे शुद्ध और सबसे तीव्र था, इसलिए वह लिन फैंग के लिए एकदम सही जोड़ी थी। इस बीच बाकी दो कबीलों को इस पवित्र पुत्र के बारे में खबर मिल गई। उन्होंने मिलकर चमत्कारी देवदूत कबीले पर गुप्त रूप से हमला करने का फैसला किया। वे नहीं चाहते थे कि यह कबीला अपनी ताकत बढ़ाए। इस युद्ध में लिन फैंग ने कई दुश्मनों को मारकर नाम कमाया। हालांकि चमत्कारी देवदूत जनजाति को भारी नुकसान हुआ, इसलिए उन्हें छिपने पर मजबूर होना पड़ा। लिन फैंग, हान लेई, हान शीफेंग और मिरेकल एंजल जनजाति के 30 अन्य सदस्य भागने में सफल रहे। दुर्भाग्य से ये सदस्य बुरी तरह घायल थे और लड़ने की स्थिति में नहीं थे। जिस जगह वे छिपे हुए थे वहां लिन फैंग को एक सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। उसे गुफा के अंदर बंद एक पौराणिक तलवार मिली। कुछ परीक्षणों को पार करने के बाद लिन फैंग को वह तलवार मिल गई और उसकी साधना में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। वह आत्मिक क्षेत्र में पहुंच गया। इस तलवार का नाम है 9 स्वर्गीय बिजली तलवार। किंवदंतियों के अनुसार इस तलवार में 9 रंगों वाली बिजली थी। अभी लिन फैंग केवल स्वर्णिम बिजली का ही उपयोग कर सकता था, लेकिन ये बिजली भी असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। इस स्वर्णिम बिजली के प्रहार से मूल क्षेत्र का साधक भी थोड़ा घायल हो जाता। इस प्रकार लिन फैंग ने अन्य 2 कुलों के सदस्यों को हराने के लिए 9 स्वर्गीय बिजली तलवार का उपयोग किया और उनका सम्मान प्राप्त किया। क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं की मानसिकता बहुत सरल थी। जब तक लिन फैंग उन्हें आमने सामने की लड़ाई में हरा सकता है, वे हमेशा उसके प्रति वफादार रहेंगे। इस बीच नाइट डैगर कबीले ने यह देखकर हार मान ली कि 3 में से 2 कबीले पहले ही लिन फैंग के अधीन हो चुके हैं। उनका कौशल अचानक हमला करने में था। सामने से हमला करने में वे तीनों जनजातियों में सबसे कमजोर थे। क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं और नाइट डैगर कबीले को लिन फैंग की हान शीफेंग से सगाई के बारे में पता था। उन्हें चिंता थी कि लिन फैंग चमत्कारी देवदूत जनजाति के प्रति बहुत पक्षपाती होगा, इसलिए उन्होंने अपने अपने कबीलों में से सबसे खूबसूरत महिला को चुना और उसे लिन फैंग को रिझाने का आदेश दिया। इन सुंदरियों को जन्म से ही इन जनजातियों ने आश्रय दिया और प्रशिक्षित किया था। अब जब जनजाति को उनकी सहायता की आवश्यकता हुई तो स्वाभाविक रूप से वे पीछे नहीं हटीं। इसके अलावा वे लिन फैंग से बहुत संतुष्ट थे। वह कुछ हद तक सुंदर था, उच्च पद पर था और बहुत शक्तिशाली था। लिन फैंग रोमांटिक मामलों में बहुत अनुभवी नहीं था और समझ नहीं पा रहा था कि वह किससे सच्चा प्यार करता है। अंततः उन्हें यह पता चला कि एक ही प्रेमी चुनने के बजाय सभी को गले लगाना बेहतर होगा। जैसे ही उसने कैटलॉग पढ़ना खत्म किया, वांग जियान ने आह भरी। ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। हमारे कैदियों को मुक्त करो, वांग जियान ने अपने अधीनस्थों को यह आदेश भेजा। कैदियों से उनका तात्पर्य स्वाभाविक रूप से उन जनजातियों के सदस्यों से था जिन्हें कैद कर लिया गया था। इस बीच लश स्ट्रीम टिम्बरलैंड की गहराई में तीनों जनजातियां एक शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हुईं। इस बैठक का उद्देश्य इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। इसका उद्देश्य वांग जियान के शासन पर हमला करने के लिए एक उपयुक्त समय तय करना था। वांग जियान ने झेंगुआन क्षेत्र में उनके सदस्यों पर कब्जा करके उनकी अंतिम सीमा पार कर ली थी। हालांकि सत्र समाप्त होने से पहले ही उन्हें पता चला कि वांग जियान ने कैद सदस्यों को रिहा कर दिया है। इससे जनजातियों को झटका लगा, क्योंकि वे ये समझने में असफल रहे कि वांग जियान उन्हें क्यों रिहा करेगा। वे ये सोचकर भ्रमित नहीं हुए कि वांग जियान को अचानक कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। और निश्चित रूप से जब ये सदस्य अपने अपने कबीलों में वापस लौटे तो वे सभी वांग जियान की योजना को समझ गए। नाइट डैगर कबीले के सदस्य ने अपने कबीले को सूचित किया कि इस बात की अच्छी संभावना है कि चमत्कारी एंजल जनजाति का सदस्य वांग जियान के साथ मिलीभगत कर रहा है। क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स के योद्धा ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उसने नाइट डैगर कबीले के सदस्य को वांग जियान से मिलते देखा था। ये पूरी संभावना थी कि वे गुप्त रूप से कुछ योजना बना रहे थे। इस बीच मिरेकल एंजल जनजाति की महिला ने कहा कि वह क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं की रक्षा कर रही है, क्योंकि उसने कुछ रक्षकों को आपस में बातें करते सुना था। उन्होंने कहा कि वे एक क्रिम्सन मैमथ योद्धा द्वारा दी गई जानकारी के जरिए उसे पकड़ सकते हैं। इसका मतलब था कि वांग जियान की सेना का क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं में एक जासूस था। तीनों जनजातियों को अचानक एक दूसरे पर शक हो गया। तीनों ने लिन फैंग को इस बात की जानकारी दी और लिन फैंग को समझाने की कोशिश की कि वह बाकी 2 जनजातियों पर शक करे।
बदले में इस स्थिति ने लिन फैंग को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे। इस समय उसे तीनों जनजातियों पर शक था। ये वही था जो वांग जियान का इरादा था। वह जानता था कि यदि इन गुटों को सामान्य रूप से आगे बढ़ने दिया गया तो वे शीघ्र ही उस पर हमला कर देंगे। इस तरह वांग जियान ने कुछ समय पाने के लिए ये चाल चली। इस चाल के जरिए उसने लिन फैंग के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की और साथ ही उसे चकमा भी दिया। दरअसल लिन फैंग समझ गया था कि यह पूरी तरह से वांग जियान की साजिश थी। हालांकि ये बात उसे पता होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी वह इन कबीलों पर बिना शर्त भरोसा नहीं कर पा रहा था। इन कबीलों की हर हरकत उसे संदिग्ध लगती थी, यहाँ तक कि उसकी पत्नियां भी उसे इसके विपरीत विश्वास नहीं दिला पाती थीं। इस बीच वांग जियान को सिस्टम के माध्यम से लगातार अपडेट प्राप्त होते रहे। बधाई हो मेज़बान, आपने नायक लिन फैंग को सफलतापूर्वक भ्रमित कर दिया है और उसने आपको इस रणनीति के लिए शाप दिया है। आपको 50 भाग्य अंक प्राप्त हुए हैं। वांग जियान को उम्मीद नहीं थी कि वह लिन फैंग से सीधे भाग्य अंक हासिल करेगा। अब इन जनजाति के सदस्यों से मिलने का समय आ गया है, वांग जियान ने चेहरे पर एक चतुर मुस्कान के साथ कहा। स्वाभाविक रूप से उन योद्धाओं को रिहा करने की वांग जियान की योजना इन जनजातियों को भ्रमित करने तक ही सीमित नहीं थी। उसका दूसरा मकसद इन जनजातियों का सटीक स्थान ढूंढना भी था। उन्हें यकीन था कि जनजातियों के सदस्यों के वापस लौटने के बाद वे स्थानांतरित हो गई होंगी। हालांकि ये सब व्यर्थ था, क्योंकि इन सदस्यों ने कैद के दौरान एक विशेष रक्त पी लिया था। ये रक्त वांग जियान के अधीनस्थ का था, जिसके पास अपने रक्त पर नजर रखने का अनोखा कौशल था। यद्यपि इन जनजातियों के सदस्यों ने उसका खून बहुत पहले ही पी लिया था, फिर भी यह योद्धा उनके स्थान का पता लगा सकता था। वांग जियान अपने मार्शल आर्ट्स हॉल में दाखिल हुआ और एक किताब उठाई। उसने किताब खोली और सिस्टम की यांत्रिक आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। क्या मास्टर छाया आंदोलन तकनीक सीखने के लिए 150 भाग्य अंक का उपयोग करने के लिए सहमत हैं? वांग जियान ने उत्तर दिया, हाँ। तुरंत छाया गति तकनीक वांग जियान की आत्मा पर अंकित हो गई। इससे वांग जियान को सहज स्तर पर छाया गति तकनीक को समझने में मदद मिली। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि वांग जियान इस तकनीक के बुनियादी स्तर का तुरंत इस्तेमाल कर सकता था। वांग जियान को इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए बार बार इसका इस्तेमाल करना पड़ता था, या फिर उसे इसमें महारत हासिल करने के लिए ज़्यादा अंक खर्च करने पड़ते थे। हालांकि वांग जियान चौंक गया, क्योंकि उसने छाया आंदोलन तकनीक में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक भाग्य बिंदुओं की संख्या जान ली थी। उसे 11,000 भाग्य अंक की आवश्यकता होगी। अभी तक वांग जियान के भाग्य अंक उस संख्या के आसपास भी नहीं थे। उसने मुश्किल से 250 अंक जुटाए थे और इनमें से 150 भाग्य अंक पहले ही इस्तेमाल कर लिए थे। इस प्रकार वांग जियान के पास केवल 100 भाग्य अंक बचे। उन्होंने इन अंकों का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई और इन्हें आपातकाल के लिए बचा कर रखा। तैयार होने के बाद वांग जियान ने एक काला लबादा उठाया और उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। उसके साथी ने भी ऐसा ही किया और वे हवेली से बाहर निकल गए। उनका गंतव्य नाइट डैगर कबीला था। नाइट डैगर कबीले के स्थान पर पहुंचने के बाद वांग जियान ने देखा कि यह हर क्षेत्र में साधकों से भरा हुआ था। वांग जियान ने अपने साथी को घूरते हुए कहा, यहाँ रुको। इन शब्दों के साथ वांग जियान ने 2 सोने के सिक्के दिए। स्वाभाविक रूप से उसे इस योद्धा को ये जोखिम उठाने के लिए उचित मुआवजा देना ही था। वांग जियान ने फुसफुसाते हुए कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें बाकी पैसे मिल जाएंगे। योद्धा वांग जियान का इरादा समझ गया और झुक गया। वह चुपचाप झाड़ियों में वांग जियान का इंतजार करने लगा। इस बीच वांग जियान ने छाया आंदोलन तकनीक को सक्रिय किया और जल्दी से नाइट डैगर कबीले के क्षेत्र में प्रवेश किया। उसने अपना रास्ता साफ करने तथा उन्हें चिल्लाने तथा अपनी उपस्थिति उजागर करने से रोकने के लिए कुछ गार्डों को मार गिराया। वांग जियान को पता था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इससे पहले कि अन्य गार्डों को पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से कबीले के मुखिया के घर में घुस गया और अपना कमरा ढूंढ लिया। कबीले का मुखिया अपनी पत्नी के साथ चैन की नींद सो रहा था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसके कमरे में घुस आया है। इसके अलावा ये व्यक्ति झेंगुआन क्षेत्र का अधिपति वांग जियान था। अचानक नाइट डैगर कबीले के मुखिया को अपनी त्वचा पर किसी नुकीली चीज़ का स्पर्श महसूस हुआ। उसकी आंखें खुली और उसने ब्लेड पकड़े हुए आदमी पर नज़र डाली। क्या कबीले के मुखिया ने स्वाभाविक रूप से वांग जियान को पहचान लिया। उन्होंने वांग जियान को एक और ब्लेड चलाते हुए भी देखा, जो उनकी प्यारी पत्नी के सिर के ठीक ऊपर लटका हुआ था। तुम मेरे साथ बातचीत करने क्यों नहीं आते? वांग जियान ने सवाल किया। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था मानो वह कबीले के मुखिया को कोई विकल्प दे रहा हो, लेकिन उसकी हरकतें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। बहुत अच्छी तरह से कबीले प्रमुख ने सहमति व्यक्त की। वांग जियान को अपने बेडरूम में देखकर वह सचमुच चौंक गया। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वांग जियान उसे और उसकी पत्नी को आसानी से मार सकता था? इस संभावना के बारे में सोचकर कबीले का मुखिया पूरी तरह भयभीत हो गया। चूंकि उसने मुझे नहीं मारा, इसलिए उसे मुझसे कुछ बात करनी होगी, कबीले के मुखिया ने सोचा। वास्तव में यह कोई बुरी स्थिति नहीं थी। नाइट डैगर कबीले के प्रमुख फैन जेन ने बातचीत के लिए वांग जियान का पीछा किया। वांग जियान स्वाभाविक रूप से फैन जेन की पत्नी को भी साथ ले आया। उसे एक अनोखी गोली खिलाई गई थी जो उसे जल्दी जागने से रोकेगी। फैन जेन की पत्नी को लाने का मकसद साफ था।
ऐसा फैन जेन को घातक विचार विकसित करने से रोकने के लिए किया गया था। फैन जेन ने आक्रामक स्वर में कहा, चलो बात करते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? और अगर तुमने मेरी पत्नी को किसी भी तरह से चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम इस शिविर से जीवित नहीं निकलोगे। वांग जियान ने एक उदासीन और भावशून्य प्रतिक्रिया दिखाई। ऐसा लग रहा था कि उसे फैन जेन की बातों से कोई खतरा नहीं था। मैं तुम जैसे लोगों से उलझन में हूं। तुम अपनी मुश्किलें समझने के लिए काफ़ी समझदार जरूर हो, फिर भी तुम सबसे बेवकूफ़ाना फैसला ले लेते हो। क्या तुम दूसरों को बेवकूफ़ समझते हो? वांग जियान ने पूछा। उसने अचानक अपनी तलवार उठाई और फैन जेन की पत्नी की छाती पर तेजी से तान दी। फैन जेन चिंतित होकर चिल्लाया, रुको। मैं मानता हूं कि मैं गलत था। कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ। वांग जियान रुक गया और फैन जेन को घूरते हुए बोला, मेरी करुणा को कमजोरी मत समझना। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है, फैन जेन। वांग जियान ने कृपालु नज़र से घोषणा की। फैन जेन ने वांग जियान को बीच में रोकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसकी नज़र वांग जियान के ब्लेड पर ही टिकी रही और उसे राहत मिली कि ब्लेड उसकी पत्नी की छाती पर नहीं लगा। मैंने सुना है कि आपने अपनी बेटी की सगाई लिन फैंग से कर दी है। लिन फैंग के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने का यह आपका एक बेहतरीन फैसला था। दुर्भाग्य से आपकी बेटी के 3 प्रतिस्पर्धी हैं। एक मेरी हवेली में नौकरानी है, जबकि बाकी 2 उन कबीलों से हैं जो आपके जैसे ही शक्तिशाली हैं। वांग जियान ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है, वांग जियान? अप्रसन्न स्वर में फैन जेन ने पूछा। कृपया हैरान होने का नाटक मत करो। आप ठीक से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, वांग जियान ने बेरुखी से जवाब दिया। फैन जेन के बोलने का इंतजार किए बिना वांग जियान ने कहा, भले ही आपने अपनी बेटी की सगाई लिन फैंग से कर दी हो, लेकिन आपको यह स्वीकार करना होगा कि उसके साथ आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका कबीला उसके अधीन होने वाला आखिरी कबीला था। आप उसकी प्रतिभा को पहले ही देख चुके हैं, इसलिए आपके लिए उसे अपने लिए एक अधिकार में रखने का विचार न रखना असंभव है। वांग जियान की बातें सुनकर फैन जेन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि वांग जियान को ये जानकारी कैसे मिली। क्या नाइट डैगर कबीले में कोई जासूस था? उन्होंने इस मुद्दे से बाद में निपटने का निर्णय लिया तथा वर्तमान स्थिति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। चूंकि निर्दोष होने का नाटक करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए फैन जेन ने सच्चाई उजागर करने का फैसला किया। ये सही है, मेरे भी ऐसे ही विचार हैं जो आपने बताए हैं। हालांकि लिन फैंग की प्रतिभा मेरी समझ से कहीं ऊपर है। मेरे लिए उसे नाराज किए बिना उसका शोषण करना मुश्किल है, फैन जेन ने कड़वाहट से कहा। वांग जियान ने कहा, फैन जेन, तुम मेरे साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते? तुम मुझे कुछ काम करने में मदद करो और मैं लिन फैंग को नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह ... आप ये कैसे कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि लिन फैंग आपकी एक भी बात सुनेगा। वह आपके प्रति सच्ची नफरत महसूस करता है, फैन जेन ने व्यंग्य किया। वांग जियान ने टिप्पणी की, जो लोग घृणा में डूब जाते हैं उन्हें हेरफेर करना आसान होता है। एक उदाहरण देते हुए वांग जियान ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है अगर मिरेकल एंजल ट्राइब और क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स के साथ मेरे सहयोग की खबर फैल जाए तो क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि लिन फैंग उन पर भरोसा करेगा? इस खबर से सबसे ज्यादा किसे फायदा होगा? और तुम्हें अब मेरी क्षमता का एहसास हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे घर में घुस सकता हूं, भले ही तुम्हारे माथा हर तरफ नजर रख रहे हों। उनके पास संवेदन कौशल है, लेकिन यह मुझ पर काम नहीं करता। तो बस अंदाजा लगाए कि मुझे कुछ सबूत पेश करने के लिए कितना प्रयास करना होगा जो ये बताता है कि चमत्कारी एंजल जनजाति और क्रिम्सन मैमथ योद्धा मेरे साथ मिली भगत कर रहे हैं। वांग जियान ने आत्मविश्वास से भरी नज़र से अपनी बात समाप्त की। इन शब्दों ने फैन जेन को सचमुच गहरी सोच में डाल दिया। कुछ पल बाद वह बोला, मुझे शक है कि लिन फैंग ऐसी चाल से मूर्ख बनेगा। उसे शायद सच्चाई का एहसास हो जाए। क्या इसीलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है? इस भ्रम को एक यथार्थवादी भ्रम में बदलने के लिए वांग जियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बधाई हो मेजबान, आपने नायक लिन फैंग के अधीनस्थ में महत्वाकांक्षा का बीज सफलतापूर्वक बो दिया है। आपको 50 भाग्य अंक प्राप्त हुए हैं। वांग जियान ने सोचा भी नहीं था कि उसे इस मामले में भी डेस्टिनी पॉइंट्स मिलेंगे। यह एक अप्रत्याशित लेकिन स्वागत योग्य उपलब्धि थी। फैन जेन इस समय पूरी तरह उलझन में था। शुरू में उसकी वांग जियान के साथ कोई सौदा करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन अब वह अपने दिल की धड़कन में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? फैन जेन ने वांग जियान की योजना का विवरण इकट्ठा करने का फैसला किया। अगर योजना व्यवहारिक और उपयोगी रही तो वह उसे लागू करेगा, और अगर नहीं तो वह लिन फैंग को इस योजना के बारे में बताएगा। वांग जियान ने फैन जेन की चतुराई भरी नज़र देखी और शांति से बोला, हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि लिन फैंग आप पर भरोसा करे। जब वह अन्य 2 जनजातियों में हो तो लिन फैंग की गतिविधियों पर नज़र रखें। मैं उसे कुछ आश्चर्य दूंगा। फैन जेन को यह संभव लगा। उसने सिर हिलाया, बहुत अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर लिन फैंग को मुझ पर शक होने लगा तो मैं सच्चाई बता दूंगा। वांग जियान ने जवाब में हंसते हुए कहा, बूढ़े फैन, तुम बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, लेकिन ये समझ लो कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं भी कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अब तुम्हें मेरी क्षमताओं के बारे में पता चल जाना चाहिए। मैं तुम्हारे कमरे में एक बार प्रवेश कर सकता हूँ, मैं दोबारा भी ऐसा कर सकता हूँ।
मेरी परीक्षा मत लो। वांग जियान की गहरी हंसी फैन जेन के कानों में उस क्षेत्र से चले जाने के काफी समय बाद तक गूंजती रही। वांग जियान और फैन जेन ने वॉयस कम्युनिकेशन तावीज़ का उपयोग करके गुप्त रूप से संवाद किया। लिन फैंग के क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स जनजाति से बाहर निकलने के ठीक बाद फैन जेन ने वांग जियान को लिन फैंग के स्थान के बारे में सूचित किया। क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स जनजाति की उत्तराधिकारी लिन फैंग के साथ थी। उसका शरीर दुबला पतला था और मांसपेशियां घनी थीं। उसके प्रहारों में इतनी ताकत थी कि बड़े बड़े पत्थर चकनाचूर हो जाते थे। उसका नाम कांग हुयान है। जब वे रास्ते में थे तो 7 योद्धाओं ने अचानक उन दोनों पर हमला कर दिया। लिन फैंग और कांग हुयान ने मिलकर इन हमलावरों का सफाया करने की पूरी कोशिश की। लड़ते हुए कांग हुयान गंभीर रूप से घायल हो गया। लिन फैंग ने उसे पकड़ लिया और छिप गया। किसी भी जनजाति को उसके स्थान का सटीक अंदाजा नहीं था। लिन फैंग इस हमले से चौंक गया। उसने इनमें से कुछ योद्धाओं को पहचान लिया और जान गया कि वे वांग जियान के सैनिक हैं। इसका तात्पर्य यह था कि वांग जियान को उसके रास्ते का पता था और उसने एक जाल तैयार कर रखा था। लिन फैंग को तुरंत क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं पर शक हो गया। सिर्फ वे ही इस जगह के बारे में ठीक ठीक जानते थे और इसे लीक कर देते थे। उसे यकीन था कि इस कबीले के ज्यादातर योद्धा निर्दोष हैं क्योंकि उसकी सगाई कांग हुइन से हो चुकी थी। क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं का सरदार अपनी बेटी की मौत की कामना नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह ... ये क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स जनजाति में विद्रोही इरादे रखने वाले किसी व्यक्ति का कार्य होना चाहिए। लिन फैंग इस निष्कर्ष पर जल्दी से पहुंच गया। जब वे दोनों छिपे हुए थे तो वे चमत्कारी एंजल जनजाति की ओर बढ़ गए। चमत्कारी देवदूत जनजाति के पास बहुमूल्य जड़ी बूटियां थीं जो कांग हुयान को शीघ्र ठीक कर सकती थीं। इसके अलावा चमत्कारी देवदूत जनजाति ने लिन फैंग के साथ सचमुच बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वे उसे धोखा देंगे। चमत्कारी देवदूत जनजाति ने कांग हुयान को ठीक करने के लिए कई कीमती औषधीय जड़ी बूटियां खरीदीं। हालांकि कुछ दिनों बाद एक चौंकाने वाली घटना घटी। जैसे जैसे उसकी हालत बिगड़ती गई कांग हुयान का रंग रूप भी बदतर होता गया। हालांकि उसके जख्मों का इलाज हो गया फिर भी उसे एक असामान्य बीमारी हो गई। उसकी नसें धुंधली हो गईं और यह रंग उसके पूरे शरीर पर फैल गया। जब चमत्कारी देवदूत जनजाति के नेता हान लेई ने उसकी हालत देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे जहर दिया गया है। हान लेई की चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। यहाँ तक कि लिन फैंग भी उन शब्दों को सुनकर पूरी तरह से चौंक गया। जहर। चमत्कारी देवदूत जनजाति में कांग हुयान को कौन जहर दे सकता है? ये कौन सा जहर है? हम इसका इलाज कैसे करें? लिन फैंग ने पूछा। ये काली नसें, ये भयानक शैतानी विष है। हान लेई बोला। शैतान? क्या ये जहर राक्षसी है? लिन फैंग ने पूछा। उसने आशा भरी नजरों से आगे कहा, अगर यह राक्षसी जहर है तो पवित्र क्यू को उसका इलाज करना चाहिए। हान लेई ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा, नहीं, शैतानी विष कहीं अधिक भयानक होता है। हमारी पवित्र क्यूई भी इसे शुद्ध नहीं कर सकती। शैतानी विष एक उच्च कोटि के शैतान के रक्त और कुछ जड़ी बूटियों से बनता है। शैतानी विष से निपटने का एकमात्र ज्ञात तरीका संक्रमित भाग को काट देना है। क्या? लिन फैंग ये सुनकर हैरान रह गया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, शैतानी जहर मिस कांग के शरीर में फैल चुका है। ज्ञात तरीकों से उसका इलाज करना असंभव है। अब उसका क्या होगा? लिन फैंग ने गंभीरता से पूछा। शैतान का विष उसकी जीवन शक्ति को खा रहा है और शक्तिशाली होता जा रहा है। एक निश्चित स्तर तक बढ़ने के बाद मिस कांग का शरीर फट जाएगा और शैतान का विष इस पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा, हान लेई ने शांति से समझाया। लिन फैंग को उन शब्दों को सुनकर ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। नहीं नहीं, मुझे डर है कि यह सच है, पवित्र पुत्र। भविष्य में किसी भी आपदा को रोकने के लिए हमें उसे तुरंत मार देना चाहिए, हान लेई ने गंभीरता से कहा। उसे कोई छुए नहीं, लिन फैंग दहाड़ा। जवाब में उसका आभामंडल भड़क उठा और सभी 2 कदम पीछे हट गए। पवित्र पुत्र, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ। वास्तव में मैं आपकी थोड़ी प्रशंसा भी करता हूँ, लेकिन आपको व्यवहारिक होना होगा। उसे बचाया नहीं जा सकता और वह अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक चलती फिरती आपदा है, हान लेई ने दृढ़ता से समझाया। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगा, लिन फैंग ने तुरंत जवाब दिया। उसने कांग हुइन का शव उठाया और मिरेकल एंजल ट्राइब के ठिकाने से बाहर निकल गया। वह कांग हुइन के जीवन के लिए चमत्कारी देवदूत जनजाति पर भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन हान लेई और उसके साथी अचानक लिन फैंग को रोकने आ पहुंचे। वे अकेले नहीं आए थे, हान शीफेंग भी उनके साथ था। रुको पवित्र पुत्र, अब उस औरत के साथ मत जाओ, तुम मर जाओगे, हान लेई चिल्लाया। ये सही है पति, कृपया रुकें, मैं नहीं चाहती कि आप अपनी जान जोखिम में डालें, हान ज़ीफेंग ने ऊंची आवाज में कहा। लिन फैंग ने ये शब्द सुनकर निराशा व्यक्त की। तुम क्या कह रहे हो शीफेंग? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं हुलियान के बारे में कैसा महसूस करता हूँ। तुम सब के बारे में। मैं हुलियान को इस जहर से कैसे मरने दे सकता हूँ? मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसका इलाज जरूर ढूंढूंगा, लिन फैंग ने दृढ़ता से कहा। उद्धरण चिन्ह ... मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो भाई फैंग, हान शीफेंग ने जवाब दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देख लिन फैंग का दिल पिघल गया। वह जानता था कि वह सिर्फ उसके बारे में चिंतित थी। उसे राहत देने के लिए लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए वादा किया, मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगा। अभी मुझे इस जहर से निपटने के लिए कुछ शोध करने की आवश्यकता है। कृपया मेरा इंतजार करें शीफेंग।
ये देखकर कि उसकी बेटी भी लिन फैंग को मना नहीं सकी, हान लेई चिल्लाया, पवित्र पुत्र, यह अभी भी बहुत जोखिम भरा है, उसे हमारे कबीले में ही रहने दो, हम अपरिहार्य को टालने के लिए जड़ी बूटियों के मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। लिन फैंग ने जवाब में व्यंग्य किया और अपने रास्ते पर चला गया, मुझे रोकने के लिए आपको बल का प्रयोग करना होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या आपकी हिम्मत है? लिन फैंग ने कांग हुइयान को खींच लिया, जिससे चमत्कारी देवदूत जनजाति उसकी घोषणा से स्तब्ध रह गई। वह एक तरह से उनका युवा स्वामी था, वे उस पर हमला कैसे कर सकते हैं? इस बीच वांग जियान एक लाल सोफे पर लेटा हुआ था जिस पर सूती और पंखों से बना आरामदायक बिस्तर था। ये लगभग उतना ही अच्छा था जितना उसके पिछले जीवन के महंगे बिस्तर। उसके बगल में एक गुलाबी कुर्सी पर सू जियान बैठी थी जिस पर एक आरामदायक गद्दी थी। उसने काले और सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो वांग जियान की हवेली में नौकरानी की पोशाक जैसी लग रही थी। अगर लिन फैंग को पता होता कि सू जियान क्या कर रही है तो वह गुस्से में उसके बाल खींच लेता, क्योंकि वह वांग जियान के लिए संतरे और अन्य फल छील रही थी। स्वाभाविक रूप से सू जियान के हाव भाव देखने लायक थे। वांग जियान को संतुष्टि का एहसास हुआ जब उसने उसकी आंखों में देखा जिनमें से जहर निकल रहा था। आपकी दुश्मनी स्वादिष्ट है, ये नफरत इन फलों को और भी स्वादिष्ट बना देती है, वांग जियान ने टिप्पणी की। तुम नीच कमीने। सू जियान के पास केवल यही जवाब था। वांग जियान ने अपने सिर में एक यांत्रिक ध्वनि सुनी। बधाई हो मेज़बान, आपने सू जियान को अपने यहाँ नौकरानी के रूप में काम करने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया है। आपको सौभाग्य अंक प्राप्त हुए हैं। बधाई हो मेज़बान, आपने नायिका सू जियान में गहरी नफरत भड़काने में कामयाबी हासिल की है। आपको 50 डेस्टिनी पॉइंट्स मिले हैं। स्थिति ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, नाम वांग जियान, आयु 20 वर्ष, भाग्य अंक 150, साधना आत्मिक क्षेत्र का प्रथम चरण, कौशल मूल मुट्ठी, विनाश की किरण और रहस्यवादी बल, रक्तरेखा शैतान रक्त निष्क्रिय, शारीरिक बनावट अराजक यांग शरीर निष्क्रिय, आत्मा डार्क स्पिरिट वाइपर 3 स्टार स्पिरिट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फेन जेन के साथ सहयोग करने से पहले वांग जियान के पास 150 भाग्य अंक थे। तो जब उसने सू जियान से 150 अंक प्राप्त किए थे तो उसके पास समान अंक क्यों होंगे? ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग जियान ने उन 150 भाग्य बिंदुओं का उपयोग शैतान विष बनाने के लिए किया था। लिन फैंग और उसके सहयोगियों के बीच दरार स्थापित करने के लिए ये शैतानी विष आवश्यक था। व्यवस्था के अनुसार वांग जियान के भीतर शैतानी वंश एक साधारण राक्षसी वंश की तुलना में कहीं अधिक उच्च श्रेणी का वंश था। इसलिए वांग जियान ने शैतानी विष के बारे में सोचा। शैतान विष अनंत रहस्यमय साम्राज्य में काफी प्रसिद्ध है और एक शाही राजकुमार के रूप में वांग जियान ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना था। वह जानता था कि पवित्र क्यूई भी इस शैतानी विष को खत्म नहीं कर सकती। शाही परिवार में भी शैतानी विष के मारक के लिए शैतान के खून की जरूरत होती थी जिससे ये जहर तैयार होता था। इसके अलावा शैतानी विष से पीड़ित लक्ष्य न केवल मरेगा बल्कि विस्फोट करके पूरे क्षेत्र को दूषित कर देगा। इसका मतलब था कि इस स्थिति से बचने के लिए लक्ष्य को तुरंत मारना जरूरी था। तो वांग जियान ने चमत्कारी देवदूत जनजाति की प्रतिक्रिया का कमोबेश अनुमान लगा लिया था। उसे लगा कि इस जहर के इलाज के लिए उनके पास कोई गुप्त उपचार पद्धति हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पास थी ही नहीं। वांग जियान को इस बात का यकीन क्यों था? क्योंकि उसे सिस्टम से कई नोटिफिकेशन मिले थे। बधाई हो मेज़बान, आपने नायिका कांग हुइंग को शैतानी विष से सफलतापूर्वक जहर दे दिया। आपको 150 भाग्य अंक मिले। बधाई हो मेज़बान, आपकी योजनाओं ने नायक लिन फैंग और चमत्कारी देवदूत जनजाति के बीच के रिश्ते को तोड़ दिया है। आपको 200 भाग्य अंक प्राप्त हुए हैं। बधाई हो मेज़बान, आपने नायक लिन फैंग के मन में क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं के बारे में संदेह का बीज बो दिया है। आपको 200 डेस्टिनी पॉइंट्स मिले हैं। वांग जियान के भाग्य अंक एक पल में छत से ऊपर चले गए। उन्होंने अभी अभी 550 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। वांग जियान के पास 700 भाग्य अंक थे। दिलचस्प, वांग जियान अचानक हंसा। वांग जियान को यूं अचानक हंसते देख सू जियान चौंक गई। न जाने क्यों उसे हंसते देख उसे थोड़ी चिढ़ भी हुई। तुम क्यों हंस रही हो? अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण सू जियान ने पूछा। वांग जियान ने दुष्ट मुस्कान के साथ सू जियान को घूरा। वह जानता था कि लिन फैंग की सर्वोच्च प्राथमिकता शैतानी विष से निपटना होगा। लिन फैंग जल्द ही वांग जियान की हवेली पर हमला नहीं करेगा। वांग जियान ने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि अगर लिन फैंग ने यह दृश्य देखा होगा तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही हास्यास्पद होगी। इन शब्दों से स्वाभाविक रूप से सू जियान को गुस्सा आ गया और उसने उसे घूर कर देखा। उसकी नाराजगी भरी नज़र देखकर वांग जियान ने कहा, मैंने सुना है कि लिन फैंग ने जंगल की 3 बड़ी जनजातियों से गठबंधन कर लिया है। ये जनजातियां वास्तव में उदार हैं क्योंकि प्रत्येक जनजाति की एक सुंदरी की सगाई लिन फैंग से हुई है। क्या ये सच नहीं हो सकता? सू जियान ये शब्द सुनकर चौंक गई। तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में तुमसे झूठ बोलना चाहिए? ये तो सबको पता है कि लिन फैंग की सगाई इन महान कबीलों की 3 उत्तराधिकारियों से हुई है। 3 सुंदरियां उसकी सेवा करती हैं। मुझे यकीन है कि अब तक वह तुम्हें भूल चुका होगा। वह स्वर्ग में रह रहा है तो अब वह तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? वांग जियान बोला। उसके शब्द सू जियान के पूरे शरीर में गूंज उठे। हालांकि उसने सहज भाव से कहा, मुझे खुशी है कि वह सुरक्षित और खुश है। ये शब्द आधे मन से कहे गए थे, लेकिन वांग जियान चुप रहा और सू जियान की आंखों में देखता रहा।
उसने अचानक सू जियान का दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। सू जियान हौंफने लगी जब उसने अपनी कमर पर वांग जियान के हाथ महसूस किए। चिंता मत करो, तुम्हें भी उसकी याद नहीं आएगी, वांग जियान ने सू जियान के कान में बुदबुदाया। उसकी गर्म सांसें सू जियान की गर्दन को छू गईं और उसका पूरा शरीर उत्तेजना से झंझना उठा। सू जियान को रोमांचित होने के साथ साथ शर्मिंदगी भी महसूस हुई। हालांकि उसे तुरंत ही विवेक वापस आ गया और उसने अपनी बाहें फड़फड़ाते हुए विरोध जताया, मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। उसका विरोध अनसुना कर दिया गया क्योंकि वांग जियान ने उसकी कमर पर हाथ फेरना जारी रखा। तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए मेरी प्यारी नौकरानी, वांग जियान ने धीरे से कहा। सू जियान को अपनी वर्तमान स्थिति याद आई और उसका दिमाग ठहर गया। वांग जियान ने उसे छोड़ने से पहले कुछ देर तक उसे छेड़ा। उसे जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, वांग जियान ने बुरे ढंग से सोचा। वांग जियान को सिस्टम से एक सूचना मिली। उसे देखकर वांग जियान समझ गया कि उसने अभी अभी सू जियान को परेशान करके 50 डेस्टिनी पॉइंट्स हासिल किए हैं। मुझे वे फल खिलाना शुरू करो, वांग जियान ने दबंगई से आदेश दिया। सू जियान ठीक से सोच नहीं पा रही थी और उसने वैसा ही किया जैसा वांग जियान ने कहा था। उसने उसे छिलके वाले संतरे और दूसरे फल खिलाए। कुछ समय बाद सू जियान वांग जियान के साथ उसके कमरे में चली गई और उसे बर्खास्त कर दिया गया। क्या भाई फैंग सचमुच मुझे भूल गए? वह खुद से फुसफुसाई और रोने लगी। उसकी छींकों के कारण उसका तकिया जल्द ही भीग गया। उस रात सू जियान को एक सपना आया। उस सपने में उसने लिन फैंग को अपनी 3 पत्नियों के साथ एक आनंदमय जीवन जीते हुए देखा। अगली सुबह जब वह जागी तो उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। उसे याद आया कि उसके सपने के हकीकत में बदलने की बहुत संभावना है। इस बीच वांग जियान ने अपने 5 सौभाग्य बिंदुओं का उपयोग शाही परिवार की सर्वोत्तम साधना तकनीक सीखने के लिए किया। उड़ते हुए ड्रैगन साधना तकनीक। दरअसल उड़ते हुए ड्रैगन की साधना तकनीक सीखने के लिए केवल 2 सौभाग्य बिंदुओं की आवश्यकता थी। वांग जियान ने इस तकनीक को दूसरे स्तर तक उन्नत करने के लिए 300 और भाग्य बिंदुओं का उपयोग किया। साधना तकनीक के विभिन्न स्तरों में गुणात्मक अंतर था। अवशोषण की गति, ऊर्जा की शुद्धता और शारीरिक वृद्धि, ये कुछ ऐसे लाभ थे जो स्तर वृद्धि के माध्यम से प्राप्त हुए। उड़ते हुए ड्रैगन की साधना तकनीक के तीसरे स्तर के लिए 1000 भाग्य बिंदुओं की आवश्यकता थी। हालांकि इस स्तर तक पहुंचने के बाद वांग जियान की मेरिडियंस परिवर्तित हो जाएंगी। वे शुद्ध क्यूई द्वारा सुदृढ़ हो जाएंगी और भी अधिक क्यूई धारण करने के लिए पर्याप्त रूप से चौड़ी हो जाएंगी। वांग जियान ने अपना बाकी समय उड़ते हुए ड्रैगन की साधना तकनीक में पारंगत होने में बिताया। वह आत्मिक क्षेत्र के दूसरे चरण के करीब पहुंच रहा था। फिर उसने लिन फैंग के साथ स्थिति के बारे में गहराई से सोचा। लिन फैंग को अपनी पत्नी की मृत्यु को टालने के लिए अपनी पवित्र क्यूई का उपयोग करना चाहिए था, लेकिन इससे उसे केवल 7 दिन ही मिलते। इससे पता चलता है कि उसके पास शैतान के जहर से निपटने के लिए 7 दिन हैं, वांग जियान बोला। वांग जियान को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि लिन फैंग इस शैतानी जहर का इलाज नहीं कर सकता। उसे यकीन था कि लिन फैंग कोई उपाय जरूर सोचेगा और उसे तुरंत लागू करेगा। वह 9 स्वर्गीय बिजली तलवार निश्चित रूप से इस कार्य में उसकी सहायता करेगी। निश्चित रूप से लिन फैंग को पता चला कि 9 स्वर्गीय बिजली तलवार में दूसरी प्रकार की बिजली शैतान शुद्धिकरण नीली बिजली है। दूसरे प्रकार की बिजली को जगाने के लिए लिन फैंग को शुद्ध बिजली गुण वाले 9 मूल जानवरों का वध करना पड़ा। दूसरे प्रकार की बिजली को जगाने के लिए उसे तलवार को जानवरों के खून में नहलाना पड़ा। इस समय लिन फैंग और कांग हुई नाइट डैगर कबीले के पास एक विश्राम गृह में रह रहे थे। लिन फैंग और कांग हुइयान के साथ जब फेन जेन उसके कबीले के ठिकाने पर पहुंचे तो वह बहुत खुश हुआ। इससे साबित हुआ कि वांग जियान की रणनीति पूरी तरह से काम कर गई। हालांकि फेन जेन ये जानकर चौंक गया कि कांग हुइयन को शैतान के जहर ने मारा था। फेन जेन जानता था कि यह वांग जियान की रणनीति होगी और उसका खून जमा हुआ था। एक अनुभवी हत्यारे के रूप में वह शाश्वत रहस्यमय साम्राज्य के अधिकांश जहरों से परिचित था और यह जहर उसे सबसे ज्यादा डराता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जहर का अभी तक कोई ज्ञात इलाज नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग जियान के पास इतना भयानक जहर होगा। इसके अलावा ये रणनीति तभी काम कर सकती थी जब दूसरे कबीलों में भी ऐसे गद्दार हों जो वांग जियान के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर रहे हों। फेन जेन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उसके अपने कबीले में भी ऐसे गद्दार हो सकते हैं। उन्होंने लिन फैंग की स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में सोचते हुए अपने सदस्यों पर सतर्क नजर रखने का फैसला किया। वह जानता था कि इस समय लिन फैंग को परेशान करना ठीक नहीं होगा। उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने का यही सही मौका था। हालांकि फेन जेन भी अपनी जनजाति के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहता था। कांग हुइयान एक चलता फिरता टाइम बम था। अगर वह कबीले में रहते हुए फट जाए तो पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। लिन फैंग ने फेन जेन की दुविधा को देखा और सुझाव दिया, हमें जनजाति के बाहरी इलाके के पास एक विश्राम गृह दे दो और एक सदस्य को कांग हुइयन की जरूरतों का ख्याल रखने का आदेश दो। इस तरह विस्फोट के दौरान तुम्हारी जनजाति प्रभावित नहीं होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से हवा को साफ कर दूंगा और जहर को इस दिशा में आने से रोकूंगा। फेन जेन को लिन फैंग का सुझाव बिल्कुल सही लगा। खुशकिस्मती से नाइट डैगर कबीले के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले वफादार सदस्यों की कोई कमी नहीं थी। फेन जेन ने एक योद्धा चुना और उसे कांग हुइयान की जरूरतों के लिए नियुक्त किया। यह एक महिला सदस्य थी जो फेन जेन के बहुत करीब थी। लिन फैंग इस सेवा से संतुष्ट दिखे और कुछ ही देर बाद चले गए।
वह थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में भटकते हुए ओरिजिनल रियल में जानवरों की तलाश कर रहा था। ये मेलो मैग्नोलिया वुड्स के ठीक बगल में थे जहां 3 महान जनजातियां रहती थीं। इस थंडरिंग हेमलॉक जंगल को निषिद्ध जंगल माना जाता था क्योंकि लॉर्ड रैंक नामक एक जानवर इस पर शासन करता था। ये जानवर है गोल्डन फ्लेमिंगो। यह एक खूबसूरत छोटा पक्षी है, लेकिन इसके छोटे से शरीर में जबरदस्त शक्ति छिपी है। ये गोल्डन फ्लेमिंगो थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में अपनी तरह का एकमात्र है और इस जंगल के सभी जानवरों पर राज करता है। थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में स्वाभाविक रूप से और भी फ्लेमिंगो हैं, लेकिन उनकी वंशावली की तुलना गोल्डन फ्लेमिंगो से नहीं की जा सकती। ये प्रकृति का एक अनोखा नमूना है। इस सुनहरे राजहंस की बिजली का विरोध करना असंभव माना जाता है। ये बिजली अनोखे लाल रंग की होती है और इसमें विनाश का नियम होता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है। इसके अलावा थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में जानवरों की शक्ति मेलो मैग्नोलिया वुड्स के जानवरों की तुलना में बहुत अधिक है। मेलो मैग्नोलिया वुड्स में जानवर मनुष्यों के खिलाफ एकजुट रहते हैं क्योंकि उन्हें शहर की ताकतों और 3 जनजातियों के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। हालांकि थंडरिंग हेमलॉक वुड्स अलग है। वहाँ जानवरों के लिए जीवित रहने का एक नियम है। इस भयंकर प्रतिस्पर्धा में केवल सबसे आक्रामक और मजबूत जानवर ही जीवित बच पाते हैं। इस प्रकार आत्मा क्षेत्र के जानवर मधुर मैग्नोलिया वुड्स में आम हैं, जबकि मूल क्षेत्र के जानवर शायद ही कभी पाए जाते हैं। लिन फैंग जानता था कि केवल थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में ही वह बिजली की विशेषताओं वाले 9 मूल क्षेत्र के जानवर पा सकता है। वांग जियान को लिन फैंग के थंडरिंग हेमलॉक वुड्स की ओर प्रस्थान की सूचना फेन जेन के माध्यम से मिली। फेन जेन ने अपने पत्र में आगे कहा कि लिन फैंग थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में ओरिजिनल रियल लाइटनिंग बीस्ट्स के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। तो वह वास्तव में अपनी तलवार को उन्नत कर रहा है। उस तलवार में कांग हुइयन का इलाज करने की शक्ति होनी चाहिए, वांग जियान ने फुसफुसाया। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई जब उसने सोचा, इन जनजातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का ये सही समय है। वांग जियान ने फेन जनरल को एक संदेश भेजा, आज रात प्लेजेंट मेपल रेवन में आइए, मुझे आपके साथ विस्तृत चर्चा करनी है। जैसे ही फेन जेन ने वांग जियान के निर्देश पढ़े, वह दंग रह गया। उसने वांग जियान के इरादों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि वांग जियान शायद उससे छुटकारा पाने की योजना बना रहा है। इस संभावना ने उसे तीव्र भय से भर दिया। हालांकि उन्होंने इस संभावना के बारे में और सोचा और महसूस किया कि शायद वह जरूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। वांग जियान को नाइट डैगर कबीले के नए ठिकाने के बारे में पहले से ही पता था। हो सकता है कि उसने पिछली बार की तरह ही उस ठिकाने में घुसकर फेन जेन को मार डाला हो। इस प्रकार फेन जेन ने विश्वास की छलांग लगाने का फैसला किया और वांग जियान के निर्देशों का पालन किया। अल्पविराम। इस बीच वांग जियान अपने कमरे में लौट आया और सू जियान को पुकारा। वांग जियान के कमरे में बुलाए जाने पर सू जियान नाराज लग रही थी। उसने उससे पूछा, इस बार तुम क्या चाहते हो? मेरे पैरों की मालिश करो, वांग जियान ने सपाट जवाब दिया। यह आदेश सुनकर सू जियान के दांत पीस गए। उसने विरोध करते हुए कहा, मुझे मालिश करनी नहीं आती, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस हल्के से मेरे पैर दबा दो, वांग जियान ने दबंगई से आदेश दिया। सू जियान क्रोधित होते हुए बोली, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुरंत रुक जाऊंगी। ये धमकी सुनते ही वांग जियान ने खुशी से अपनी बाहें उठा लीं। हो, सच में? हाँ, सू जियान बोली। उसे इस समय किसी बात की परवाह नहीं थी। ये जानकर कि लिन फैंग तीनों बड़े कुलों के साथ सुरक्षित और स्वस्थ है, उसे मन की शांति मिली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वांग जियान अब लिन फैंग की मौत का इस्तेमाल उसे अपनी बात मनवाने के लिए डराने धमकाने के लिए नहीं कर सकता। यदि सबसे बुरी स्थिति आ जाए तो वह अपनी जीभ काट कर मर सकती है। वांग जियान ने सू जियान की आंखों में देखकर उसके इरादे तुरंत जान लिए। कितनी भोली भाली बच्ची है, उसके साथ खिलवाड़ करना वाकई मज़ेदार है, वांग जियान ने सोचा। सू जियान के चेहरे पर धार्मिक आक्रोश की झलक ने वांग जियान की उसे भ्रष्ट करने की इच्छा को और तीव्र कर दिया। जरूर, जब तक आप ईमानदारी से मालिश करेंगी, मैं आपको छूऊंगा नहीं, वांग जियान ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया। सू जियान उन शब्दों को सुनकर थोड़ा राहत महसूस कर रही थी और उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। वांग जियान ने थोड़ा सा स्थान बदल लिया ताकि सू जियान के बैठने के लिए जगह बन सके। वह वांग जियान के बिस्तर के किनारे बैठ गई और उसके पैरों की मालिश करने लगी। मालिश की कोई विधि न जानने का उसका दावा झूठा साबित हुआ क्योंकि वांग जियान को अविश्वसनीय आनंद का अनुभव हुआ। उन्हें संदेह था कि वह इतनी गहन मालिश देने में सक्षम है। यहाँ तक कि सू जियान भी निश्चिंत हो गई जब उसने देखा कि वांग जियान वास्तव में मालिश का आनंद ले रहा था। असल में वांग जियान इंतजार कर रहा था। वह सू जियान के अपनी सतर्कता कम करने का इंतजार कर रहा था। सू जियान ने अपनी सतर्कता कम कर दी, लेकिन केवल आधे घंटे के बाद। वांग जियान के दाहिने हाथ ने अचानक सू जियान के दाहिने हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, उसे उसके बिस्तर में खींच लिया गया। क्या? वांग जियान सू जियान के कामुक शरीर के ऊपर लेटा हुआ था और दोनों बिस्तर पर विशेष रूप से कामुक स्थिति में थे। सू जियान के स्तन उसकी चौड़ी छाती से दब गए जैसे ही वांग जियान ने अचानक उसके शरीर को गले लगाया। क्या कर रहे हो तुम? मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सू जियान गुस्से से चिल्लाए। इस पल उसे गुस्सा और अपमान महसूस हुआ। आखिर कोई आदमी उसे इतनी बेशर्मी से कैसे छू सकता है? हालांकि वांग जियान को उसके विरोध की परवाह नहीं थी। उसने उसे बिस्तर पर दबा दिया और फुसफुसाया, तुम बहुत ही आकर्षक हो। अगर तुम्हारी विशेष काया न होती तो मैं तुम्हें अभी खा जाता।
सुशियान ये शब्द सुनकर बुरी तरह डर गई। डर के मारे उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। यह एक ऐसी आकर्षक हरकत थी जो किसी भी मर्द का दिमाग खराब कर सकती थी। सौभाग्य से वह वांग जियान था। उसने खुद पर काबू रखा क्योंकि वह सू जियान को भ्रष्ट करने की अपनी बेहतरीन योजना को बर्बाद नहीं करना चाहता था। नहीं, कृपया ऐसा मत करो, सू जियान ने दुखी होकर विनती की। वांग जियान ये दृश्य देखकर उत्साहित लग रहा था और बुदबुदाया, मैं तुम्हें आज जाने दूंगा, लेकिन अपनी हैसियत मत भूलना। तुम मेरी दासी हो, यह मत भूलना कि लिन फैंग पहले ही तुम्हें भूल चुका है। उसने अपनी 3 सुंदरियों के साथ जीवन का आनंद लेने के लिए तुम्हें पहले ही अपने दिमाग से निकाल दिया है। पहले तो सू जियान बहुत खुश हुई जब उसे पता चला कि वांग जियान आज उसके साथ कुछ नहीं करेगा। हालांकि उसके बाद के बयान उसके लिए बहुत निराशाजनक थे। वांग जियान तृप्त भाव से अपने कमरे से बाहर चला गया और पीछे एक व्याकुल सू जियान को छोड़ गया। 3 घंटे बाद वांग जियान प्लेजेंट मेपल रेवन पहुंचा। उसने देखा कि फेंग गेन एक पेड़ के ठूंठ पर बैठा है जो साफ सुथरा कटा हुआ था। उसके बगल में एक और साफ पेड़ का ठूंठ था और वांग जियान उसके पास गया। नमस्कार लॉर्ड वांग, फेंग जेन ने आदरपूर्वक कहा। वांग जियान ने अभिवादन के जवाब में सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने फेंग जेन की स्पष्ट आशंका को समझ लिया। स्थिति क्या है? वांग जियान ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... लगता है कांग हुइन चमत्कारी देवदूत जनजाति में अपनी चोटों से उबरने के दौरान शैतानी विष का शिकार हो गई है। चमत्कारी देवदूत जनजाति उसे ठीक करने में नाकाम रही और उसे मार डालने का सुझाव दिया। लिन फैंग ने कांग हुइन को जबरदस्ती चमत्कारी देवदूत जनजाति से बाहर निकाला और यहां तक पहुंचाया, फेंग जेन ने बताया। हम क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स के ठिकाने में लिन फैंग पर हमला करने की वह रणनीति सफल रही। लिन फैंग सोच रहा होगा कि क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स में कोई मेरे साथ सहयोग कर रहा है, इसलिए उसने फैसला किया कि आपके कबीले में रहना सबसे अच्छा होगा, वांग जियान ने एक तेज चमक के साथ विस्तार से बताया। फेंग जेन ने वांग जियान के विश्लेषण से सहमति व्यक्त की। लिन फैंग ने थंडरिंग हेमलॉक वुड्स की ओर जाने की बात कहने से पहले कुछ शर्तों का उल्लेख किया था। मैं समझ गया, वांग जियान ने शांति से जवाब दिया। अब से जैसा मैं तुम्हें बताऊं वैसा ही करना, वांग जियान ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा।